हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सब स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आनंद में होंगे। मित्रों, आज मैं आपके सामने एक ऐसे विषय को लेकर आया हूं जिसका मुख्य भाग गुजरात यूनिवर्सिटी की पढ़ाई में रहा है। गुजरात यूनिवर्सिटी ने इस बार जो सिलेबस तय किया है उसमें ये बात आ रही है कि सेम थिंग इलेक्टिव में एक उपन्यास आ रहा है, सूरज का सातवां घोड़ा, जिसके लेखक है डॉक्टर धर्मवीर भारती। तो मित्रों, आइए आज मैं आपको मेरे YouTube चैनल पर इसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ। मेरे YouTube चैनल जो डॉक्टर मनीष गोयल के नाम से है, उसे आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिस पर अनेकों ऐसे पढ़ाई के वीडियो आपको प्राप्त होंगे। और मैं चाहता हूँ कि यह मेरे जो वीडियोज़ है आप सबके सामने आए, जिससे आप लोगों को हिंदी साहित्य के बारे में जानकारी मिले। मैंने टाइटल ही रखा है डॉक्टर मनीष गोयल, हिंदी साहित्य विद डॉक्टर मनीष गोयल। तो आज मैं जिस उपन्यास की बात कर रहा हूँ वो है सूरज का सातवां घोड़ा, डॉक्टर धर्मवीर भारती का। मित्रों, यह उपन्यास एक नए ढंग का है। इसे प्रयोगधर्मी उपन्यास कहा गया है। क्यों? कारण है इसका, क्योंकि इसका जो गठन है उपन्यास को लेकर नहीं है, लेकिन छोटी छोटी अनेक कहानियों को बांट कर किया है। हम पहले के समय में सुनते थे अलफ लैला वाला ढंग। दादा दादी, नाना नानी जब छोटी छोटी कहानियाँ हमें सुनाते थे, हमें रोचकता रहती थी, हम लोग बहुत जिज्ञासावश उसे सुनते रहते थे। वही ढंग डॉक्टर धर्मवीर भारती ने अपने इस उपन्यास में किया है। यहाँ इस उपन्यास में मुख्य पात्र के रूप में माणिक मुल्ला है। वो एक ऐसे व्यक्ति है जिनके घर हर दोपहर में, गर्मियों की दोपहर में उनके मित्र आते रहते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि पहली दोपहर से लेकर 7वीं दोपहर तक अलग अलग 7 कहानियाँ आती है। पर जब हम उपन्यास को पढ़ते हैं तो कभी भी कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता है कि यह टूट रहा है। कारण है कि पहली दोपहर की कहानी 7वीं दोपहर तक कंटिन्यू चल रही है, और इसी का यह एक शिल्प गठन कहा जाता है। हिंदी साहित्य के आलोचकों ने इसका बहुत ही उदाहरण लेकर प्रयोग किया है और उन्होंने इसकी बुरी बुरी प्रशंसा की है। पहली दोपहर, जिसकी कथा को लेकर मैं जब बात करने जा रहा हूँ, उससे पहले एक छोटी सी बात भी मैं आपके सामने बता दूँ कि शुरुआत में उपोद्घात का एक उन्होंने भाग रखा है, जिसमें लेखक ने माणिक मुल्ला के परिचय को रखा है। माणिक मुल्ला कौन थे? माणिक मुल्ला एक कश्मीरी पंडित थे, और वो कश्मीर से होकर जब लेखक के शहर में आ गए तो वहाँ पर वो अपने भाई भाभी के साथ रहते थे। पर जब हम आगे की घटनाएं देखते तो अपने भाई भाभी जब अलग हो जाते तो अकेले इसी घर में रहते। तो उसी घर में अपने मित्रों के संग वह अपने जीवन में घटी हुई घटनाओं का बयान कर रहे, और वही बयान है सूरज। कहानी है कि जिसमें हम देखते हैं कि माणिक मुल्ला जो है वह खुद अपनी कहानी कहते हैं। माणिक मुल्ला जिस मोहल्ले में रहते थे, और उसी मोहल्ले में जमुना नामक एक लड़की रहती थी, और जमुना उनकी सहचर्य थी। दोनों की हम उम्र थी। हाँ, जमुना उनसे 5 साल बड़ी थी। जब माणिक 10 साल के थे तो जमुना 15 साल की थी। और यहाँ पर छोटी सी मैं मुख्य घटना पर ही आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, और वह घटना यह है कि माणिक ने जमुना का नमक कैसे अदा किया। तो माणिक मुल्ला जब छोटे थे तो उनकी भाभी के घर सत्संग होता रहता था, तो सारे मोहल्ले भर की औरतें दोपहर में उस सत्संग में जाया करते थे। कहीं से पहुँचे हुए महात्मा आए थे, उन्होंने कहा था कि अगर रोज़ आप गाय को दान करेंगे तो आपको बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा, मोक्ष प्राप्ति होगी। तो माणिक को उनकी भाभी ने एक काम रोज का दे दिया था, और वह काम यह था कि शाम को जब खाना बनता था तो एक रोटी गाय को खिलाना। माणिक का काम था, भाभी जब ये काम दे, माणिक गाय को रोटी खिलाने जाते थे। गाय कहाँ थी? गाय जमुना के घर थी। तो वहाँ जाते थे, और जब माणिक वहाँ जमुना के घर गाय को रोटी खिलाने जाते थे तो वहाँ पर जमुना उनको दबोच लेती थी, और जमुना दबोच कर उसके पास बैठ कर बातें करती थी। माणिक छोटे थे इसलिए उनको ये अच्छा नहीं लगता था, वो डरते थे। एक रोज़ ऐसा हुआ कि उस दिन भाभी को रोटी पकाने में देर हो गई,
और जब रोटी पकाने में देर हो गई तो माणिक को उन्होंने कहा कि जाओ ये गाय को रोटी दे दो। तो माणिक ने उस समय आनाकानी की कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, रात हो गई, अंधेरा हो गया है, मुझे डर लगता है। भाभी के कहने पर, डांटने पर वो फिर जाते हैं। उस रोज़ वहाँ पर जब जाते हैं तो वो देखते हैं कि जमुना के घर के अहाते में गाय जो बंधी हुई थी, जैसे वहाँ गए और वहाँ पर जमुना ने उसको पकड़ लिया। जमुना उस दिन माणिक को पास में बिठाती, बातें करती, कहते हैं माणिक बैठो, मेरे साथ बातें करो। और उस रोज़ वो बातें करने के लिए कहती है कि माणिक, मेरी ज़िंदगी में क्या हुआ है। मैं आपको कहना चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं। मैं क्या अच्छी नहीं लगती हूँ? मुझे कोई पसंद नहीं कर सकता है? माणिक तुम्हें बताओ। अब माणिक छोटे से वो कैसे बता सकते थे ये बात? फिर भी वह कहते नहीं जमुना, तुम बहुत खूबसूरत हो, दिखने में बहुत सुंदर हो। तो बोले कि मेरा रिश्ता क्यों ठुकराया गया? तो जमुना के अंदर की जो भावनाएं थी वो जमुना माणिक के सामने प्रस्तुत कर रही है। और वही वहाँ पर उस रोज़ माणिक जमुना से छुटकारा पाना चाहते थे, इसलिए कहते कि जमुना मुझे भूख लगी है, कोई ना कोई बहाना करते कि मैं जाना चाहता हूँ। जमुना कहती तुम्हें भूख लगी, ठहरो। जमुना घर में जाकर उस दिन जो उसकी माता ने मीठे पुए बनाए थे वो लेकर आती है। तब कहते कि लो ये केथ की चटनी के साथ खाओ। माणिक खाते और तब जाकर कहते हैं, माणिक और बहाना करते कि मुझे मीठे पुए अच्छे नहीं लगते। तब जमुना कहते ठीक है, मैं कल तुम आओगे तो नमकीन पुए बना कर रखूँगी। अब माणिक के लिए कोई और चारा था नहीं, उसको दूसरे दिन जाना ही पड़ता है। जब दूसरे दिन जाते हैं माणिक जमुना के घर, तो जमुना ने उस दिन बहुत अच्छी तरह से कपड़े पहने थे। उसने बहुत अच्छी तरह बरगंडी का ब्लाउज़ पहना था और अच्छी तरह से तैयार होकर बैठी थी। माणिक को आश्चर्य होता है कि ये क्या है। और तब जाकर वह कहती है कि माणिक, तुम्हारे लिए आज मैं नमकीन पुए लाई हूँ। माणिक बैठता है और खाता है। और बाद में जमुना अपनी और तन्ना के बीच की बात बताती है। तन्ना कौन है मित्रों, वो आगे की कहानी में आ रहा है, पर यहाँ पर उसका उल्लेख मैं कर रहा हूँ। और माणिक जब उसकी बात कथा सुनकर जाते हैं, तब जमुना उसको एक वायदा करते कि माणिक, तुमने नमक खाया है, और जब तुमने नमक खाया है तो नमक की अदायगी करनी पड़ेगी, और ये तुम्हारा फ़र्ज़ आता है। अब ना माणिक मुल्ला फंस गए। और तब जाकर माणिक यह कहानी समाप्त करते, अपने मित्रों को कहते हैं कि नमक की अदायगी मैंने कैसे की? तो जब जब जमुना ने मुझे बुलाया, मुझे जाना पड़ा, क्योंकि मैंने उसका नमक खाया है, तो नमक की अदायगी मैंने की। तो इस तरह से प्रथम जो दोपहर है, नमक की अदायगी इस तरह से यहाँ पर सिद्ध होती है। मित्रों, आगे की बात मैं दूसरी दोपहर में ले जा रहा हूँ। आप लोगों को ज़रूर याद दिलाऊंगा कि आप मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो मित्रों, आइए आगे की दूसरी दोपहर है जो है, उस कहानी का शीर्षक ही माणिक मुल्ला ने बताया, घोड़े की नाल। घोड़े की नाल कहते हैं कि एक प्रतीक होता है धार्मिकता का। हम जानते हैं कि कई लोग घोड़े की नाल को पूजा के रूप में भी रखते हैं। कई लोगों के घरों पर हमें टिंगी हुई दिखाई देती है। तो क्यों? वो प्रतीक होता है प्रगति का, ऐसा कहा जाता है। तो माणिक के घर दूसरी दोपहर में जब उनके मित्र मंडली इकट्ठी हुई और तब माणिक घोड़े की नाल वहाँ पर उन्होंने रखी थी, तो मित्रों ने उनको पूछा कि ये क्या है। माणिक ने कहा, इसके पीछे भी एक कहानी है, और वो कहानी है कि घोड़े की नाल जमुना के लिए सौभाग्य का प्रतीक कैसे सिद्ध हुई। और माणिक हमें उस बात को लेकर यहाँ पर समझाते हैं। जब मित्र मंडली बैठती है तो कहते हैं कि जमुना जिस जगह रहती थी उसी मोहल्ले में तन्ना रहता था। तन्ना महेश्वर दलाल का लड़का, और महेश्वर दलाल एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके बारे में कोई भी लोग अच्छा नहीं बोलते थे। वो बदनाम हुए थे। उनको लेकर कई ऐसी बातें चल रही थी कि वो अनैतिक संबंध रखते हैं। और ऐसी बातों को लेकर जब ये बात आती है तो तन्ना और जमुना हम उम्र के थे, और हर हम उम्र की वजह से वह उस बात को लेकर
कहते हैं कि एक समय में जमुना का रिश्ता तन्ना के साथ होने वाला था। सारी बातें तय हो चुकी थी कि जमुना का रिश्ता तन्ना के साथ करे, और ये बात जमुना की माँ को पसंद नहीं थी। उसके पीछे एक कारण था। कारण ये था कि जमुना की माँ जानते थे कि तन्ना का परिवार है जो निम्न परिवार है, वो उनसे नीची जाति का था, तो वो जात पात को लेकर थोड़ा संकोच कर रहे थे। लेकिन जमुना ने तब एक ऐलान किया कि मैं भूख आंदोलन कर दूंगी जब तक आप मेरा रिश्ता तय नहीं करेंगे, और इसीलिए जमुना की माँ को इस रिश्ते के लिए तैयारी रखनी पड़ी। तन्ना के साथ जब रिश्ते की बात आई और तन्ना के पिताजी ने दहेज की बात रखी, और दहेज की बात को लेकर जमुना की माँ के पास इतनी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी कि वो उनके इस मांग को स्वीकार कर सके, और इसीलिए वह रिश्ता जो बनते बनते टूट जाता है मित्रों। परिणाम ये आता है कि जमुना के मन में एक कचोट रह जाती है, और वह कचोट ऐसी होती है कि तन्ना को वो पसंद कर दे पर उसके साथ वह शादी नहीं कर सकती है, और इसीलिए उसके शादी बाद में एक बहुत ही बड़ी उम्र के तिहाजू व्यक्ति पर ज़मींदार था, बहुत सारे पैसे थे, उसके साथ करवा दी जाती है। जमुना को घर के लोग समझाते हैं कि बेटी रिश्ता बहुत अच्छा है, ऐशो आराम करेगी तू, बहुत पैसा है, और जमुना भी उस बात को लेकर मान जाती है। बाद में हम देखते हैं कहानी में आगे, तो जमुना जब ब्याह कर चली जाती है और वहाँ पर ज़मींदार की बहुत सारी दौलत थी, बहुत सारी हवेलियाँ और बहुत सारा पैसा था, लेकिन कोई वारिस नहीं था। ज़मींदार को एक ही इच्छा थी कि मेरे मरने के बाद ये किसके काम आएगा, इसलिए वह चाहते थे एक वारिस को लेकर। और यहाँ पर वह बात हम देखते हैं कि जमुना के घर पंडित जी जब आते हैं तो उनके जो पंडित हैं उन्होंने बताया कि आप कार्तिक माह के बहुत ही जल्दी सुबह में प्रातः गंगा स्नान करके पूजा पाठ करेगी तो ज़रूर संतान प्राप्ति होगी। जमुना पंडित की बात को वचन में लेती है और रोज़ घर से वह जाती है गंगा घाट पे, और उसको लेकर जाने वाला जो है वह रामधन तांगे वाला जो ज़मींदार का खुद का एक व्यक्ति है, तो मालकिन को लेकर वह वहाँ जाता है, और जब मालकिन को लेकर वह साथ में जाता है तब जाकर वह कार्तिक माह की सुबह जो ठंड का समय होता है, और उस समय में मात्र एक साड़ी मात्र भर को शरीर पर ढककर उसको गंगा स्नान करके सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आना है। जब ये बात लगती है तो जमुना की स्थिति कई हद तक बिगड़ती है, क्योंकि ठंड में वो कांपने लग जाती है। रामधन से ये देखा नहीं जाता है, और रामधन इसीलिए एक बार कहता है कि मालकिन ऐसे तो आप ज़िंदगी को ख़त्म कर दो। तब जाकर कहते हैं कि और कोई चारा नहीं है। कहता है एक जुगाड़ है मेरे पास। कहती है कौन सा जुगाड़? और तब जाकर रामधन कहता है कि अगर आप थोड़ा समय ज़्यादा जल्दी बाहर निकले रात को 2 बजे, तो कहते हैं कि जो घोड़े की नाल होती है उसको अगर लेकर पूजा की जाती है तो संतान प्राप्ति होती है। तब जाकर रामधन कहता है कि मालकिन अब हुआ ये है कि हमारा जो घोड़ा है उसको 2 दिन पहले ही नाल लगाई, अब वो घिसी नहीं है, और घिसी हुई नाल चाहिए हमें, और इसीलिए एक काम किया जा सकता है हम कि थोड़ा जल्दी निकलकर घोड़े को लेकर काफ़ी दूर तक चलेंगे तो 2 दिन में नाल घिस जाएगी, और फिर आप उसका पूजा पाठ करेंगे तो ज़रूर आपको फल प्राप्ति होगी। जमुना मान जाती है। दूसरे दिन से रामधन तांगा लेकर 2 बजे रात को आ जाता था। जमुना और रामधन दोनों निकल जाते थे और काफ़ी दूर तक वो घोड़े को दौड़ाते रहते थे, और हुआ भी है। देखिए मित्रों, चमत्कार हुआ कि थोड़े समय बाद हम सुनते हैं कि जमुना माँ बनने वाली है, और जमुना माँ बनने वाली है यह बात ज़मींदार सुनते खुश हो जाते हैं, और जब समय निकलता है तो जमुना एक अच्छे से पुत्र को जन्म देती है। इस तरह से उनका वंश आ गया, और यहाँ पर थोड़े समय बाद हम देखते हैं तो ज़मींदार की मौत हो जाती है। पूरी हवेली में जमुना अकेली है, तो वह एक काम करते हैं कि रामधन को उसी हवेली में जगह देती है, और जमुना के बाकी के दिन बहुत अच्छी तरह से खुश मिजाज में चलते रहते हैं।
आज मैं यहाँ तक आपको दो कहानियों की बात कर रहा हूँ। अगला वीडियो मेरा है, उसमें मैं आगे की कहानियों को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे पसंद इस बात को लेकर भी आ रही है आपकी बात। तो मित्रों, आप लोगों को सरल भाषा में और बहुत रोचक पद्धति से मैंने ये बात बताई है। मित्रों, ऐसे ही रोचक पद्धति और रोचक कथन के द्वारा मैं सूरज का 7वां घोड़ा के आगे के 2 पैरों की कथा लेकर जल्द से जल्द आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। बस आप भूलिए मत मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चले तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।